हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहता। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे तीन पार्टनर है ए बी सी। अब जो सी है वो पार्टनर नहीं रहना चाहता, वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, तो इसको ही हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हम रीड करते हैं, हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करते हैं। इट मींस रिटायरिंग पार्टनर does not remains a partner of the firm but the firm continues। मतलब जो रिटायर होगा पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा बट फर्म कंटिन्यू करेगी। जैसे कि मैंने बताया, फर्म किसके साथ कंटिन्यू करेगी? फर्म कंटिन्यू करेगी ए एंड बी के साथ। इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया रिटायरमेंट ऑफ फर्म। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो अब जो भी पार्टनर है वो तीन तरीके से क्या कर सकता है? रिटायर हो सकता है। या तो वो क्या बोलते हैं, या तो सिंपल सा इन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। अभी एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो पार्टनर थे, वैसे तीन भी हो सकते हैं बट समझाने के लिए दो पार्टनर है ए एंड बी। दो पार्टनर है, इन्होंने एक एग्रीमेंट करा था कि एक प्रोजेक्ट इन्होंने साथ में करा है। किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए दोनों साथ में आए और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो इन दोनों की पार्टनरशिप भी क्या हो गई? खत्म हो गई। इन्होंने क्या करा था? रिटर्न एग्रीमेंट करा था। क्या करा था? रिटर्न एग्रीमेंट। और रिटर्न एग्रीमेंट को ही आप क्या कहते हो? रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इस डेट के बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद हम अलग हो जाएंगे, इनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उस केस में क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। दूसरा केस कहता है कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं थी, क्या देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है बट उनमें से पार्टनर कह रहे हैं कि अब सभी पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते हैं। तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि ये पार्टनर रिटायर हो गए। क्या हो गए? रिटायर हो गए। या फिर थर्ड केस, इफ पार्टनरशिप कोई भी एक पार्टनर है, वो एक कह रहे हैं, उसने पहले ही रिटर्न में दे दिया है कि अब वो एक फिक्स डेट से वो पार्टनर नहीं रहेगा। तो ये तीन केस है जिसमें पार्टनर क्या होगा? जिसमें हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले किस पार्टनर से एग्रीमेंट करा था कि इस डेट को या इस प्रोजेक्ट के बाद हम क्या ले लेंगे? पार्टनर ले लेंगे। तो उस केस में भी हम बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। दूसरा कहना है कि पार्टनरशिप डीड नहीं थी, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था, अब पार्टनर चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड खत्म करें, तो उस केस में भी हम पार्टनरशिप डीड खत्म कर देंगे। एंड द थर्ड वन इज पार्टनर ने एक नोटिस दे दिया है कि इस पीरियड के बाद, इतने दिनों के बाद मैं पार्टनरशिप से निकलना चाहता हूं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बात जो जब भी कोई पार्टनर, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, पार्टनर का एडमिशन होता है या पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या पार्टनर की डेथ होती है, इन सभी केसेस में क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो हमने कहा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मींस रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, उसमें क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सभी केसेस में क्या होगा? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगी? चेंज होगी। इससे क्या होता है? इससे जो पुराने एग्रीमेंट है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है और एक न्यू एग्रीमेंट बनता है। जैसे अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एंड and a new partnership agreement amongst the remaining partner come into
एग्जिस्टेंस। एग्जांपल के साथ में करवाता हूं आपको, समझाता हूं एग्जांपल के साथ। जैसे मान लो आपके पास 3 पार्टनर है ए बी सी, इनकी रेशियो थी 1 1 और 1 1 1 1 रेशियो रहेगा। अब सी ने किसी भी रीजन से बोल दिया कि वो रिटायर होना चाहता है, वो रिटायर हो गया, तो अब पहले पुराना जो एग्रीमेंट था क्या वो तीनों को इक्वली था, बट अब जो न्यू एग्रीमेंट है, हो सकता है न्यू एग्रीमेंट में ये 1:1 कर ले, हो सकता है ये 2:1 कर ले। तो ये क्या होगा, ये था ओल्ड एग्रीमेंट जो कि एंड हो चुका है और न्यू एग्रीमेंट बन गया। इसी को हमने बोला क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसमें पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनता है किसमें, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्टनर टॉपिक है वो है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। तो देखो सिंपल सी बात, जब भी पार्टनर रिटायर होगा उस दिन तक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, क्रिएट मानी जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हम ये 3 ईयर है, मान लो ये 1 अप्रैल 2020 है, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा 31 मार्च 2021 तक, वो रिटायर हो रहा तो 31 तक उसकी लायबिलिटी रहेगी और उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू भी रह सकती है। देखो उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, जब वो रिटायर हो रहा है तब तक उसकी उससे पहले तक की क्या रहेगी, उसकी लायबिलिटी रहेगी। तो हमने इस पार्ट में वही बोला है, रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब तक वो रिटायर, जिस डेट पर वो रिटायर होगा तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू भी रह सकती है अगर जब तक उसने क्या नहीं दिया है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो उस पार्टनरशिप फॉर्म से क्या हो गया है, रिटायर हो गया है। सिंपल से देखो, मैं और एक मेरा फ्रेंड 2 पार्टनर हैं, ठीक, ये दो पार्टनर है, ये मान लो एक्स एंड वाई 2 पार्टनर है, ठीक है, 2 पार्टनर है, 2 नहीं 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड इस विराट कोहली, विराट कोहली। यहां पे मैं समझाता हूं, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है और एक विराट कोहली पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है। अब विराट कोहली रिटायर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने जो पूरा अपना पार्टनरशिप फॉर्म करा था वो मेरे विराट कोहली के नाम पर करा था, जो भी इनको पैसा मिलता था विराट कोहली के नाम पर मिलता था, ये एग्जांपल है। अब क्या था, विराट कोहली रिटायर हो गया तो विराट कोहली को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, पब्लिक इसमें बताया स्पेशल पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसको अनाउंस करना पड़ेगा कि वो इस फॉर्म से रिटायर हो रहा है, उसका इस फॉर्म से देना नहीं है, क्योंकि विराट कोहली का नाम है, ये तो चलो नाम है, बट ऐसे भी कोई अगर पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो रिटायर हो रहा है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो उसकी लायबिलिटी रहेगी, बेशक वो रिटायर हो गया हो या नहीं हो, ठीक है। अब जब भी बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो कुछ हमें कुछ ना कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे उनका रेशियो चेंज होगा, न्यू रेशियो मिलेगा, न्यू रेशियो होगा तो कुछ ना कुछ गेन रेशियो भी होगा। अभी तक क्या होता था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस करना पड़ता था, क्यों, क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उससे जो पुराने पार्टनर है उनको अपना कुछ शेयर देना पड़ेगा। बट इस केस में अगर कोई पार्टनर जा रहा है, जैसे क्या हुआ, अगर ये पार्टनर जा रहा है, ये पार्टनर मान लो पहले 1:1 रेशियो थी, अब ये जाएगा तो इनका शेयर भी क्या होगा, एक्स और वाई को मिलेगा, इसलिए अब क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो आप देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सबसे पहले हम ये करेंगे। दूसरा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, देन उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, क्योंकि देखो जो भी रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे इन्होंने अपने रेशियो में ही क्या करा होगा, रिजर्व्स बनाए हुए या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गए। तो अब जब ये रिटायर होता है तो जो इसके हिस्से का रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसको क्या करना जाएगा, वापस
से दिया जाएगा। देन हम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करेंगे, हम चेक करेंगे जिस दिन पार्टनर रिटायर होगा उस दिन असेट्स या लायबिलिटीज में कुछ है तो नहीं, अपन इंक्रीज एंड डिक्रीज तो नहीं है। देन हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने इस चैप्टर में ये अलग है, डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा जो ड्यू हो रहा होगा, जितना भी उसका हिस्सा बनता होगा उसको पे करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरीके से आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी बेसिस पर होगा। सबसे पहले हम डिटरमाइनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, देन वैल्यूएशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, डिटरमिनेशन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड बैलेंस शीट। सो अब हम करेंगे डिटरमाइनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो इसके हमारे पास दो केस बनते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। सबसे पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो केस फर्स्ट में कहा when one partner retire and new profit sharing ratio amongst the remaining partner is not given। मतलब कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से बट उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब इसको हम एग्जांपल के साथ करते हैं। कह रहा है हमारे पास तीन पार्टनर है ए बी सी, आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग द रेशियो 5:1, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:1 है। फाइंड न्यू प्रॉफिट रेशियो, अगर ए रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, अगर बी रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और अगर सी रिटायर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए बी एंड सी का जो रेशियो देखा है 5:1, इसको कहते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयर। क्या कहते हैं इसको? ओल्ड प्रॉफिट शेयर 5:1। अब हमारे पास केस फर्स्ट आता है, लेते ए का केस ए। इसमें जो केस ए था, इफ ए रिटायर, मान लो तीन पार्टनर है, अगर ए रिटायर होगा, अगर क्या होगा ए रिटायर हो गया तो ए रिटायर होने से बचे कौन? बी एंड सी। तो बी एंड सी का जो बचा हुआ रेशियो है 4:1, इनका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। बहुत सिंपल। अब ऐसे हम अपना केस बी कर लेते हैं। केस बी में कौन रिटायर हो रहा है? केस बी में बी रिटायर हो रहा है, तो अब हम बी को रिटायर कर देते हैं। अब बचेगा कौन? अगर बी को हमने रिटायर कर दिया तो ए और सी बच जाएगा। तो ए और सी का रेशियो रहेगा 5:1। ठीक है, ऐसे ही अब इसका जो लास्ट केस है केस सी में कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। केस सी में हमारे पास सी रिटायर हो रहा है, तो अब बच जाएगा हमारे पास ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो न्यू रेशियो होगा वो 5:4 होगा। इट मींस जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है और उस जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बारे में न्यू रेशियो नहीं गिवन होती और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और एक न्यू क्वेश्चन करते हैं। कह रहा आप भी इसको अपने आप सॉल्व जरूर करना। कह रहा है हमारे पास क्या है, तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ठीक, कितना बता रखा है हमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयर बता रखा है हमें 1/2, 2/5 एंड 1/10। ये बता रखा है एक्स का, ये बता रखा है वाई का और ये बता रखा है जेड का। तो सबसे पहले हम इनका बेस क्या करेंगे? सेम करेंगे। अगर मुझे जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो जिसका सबसे बड़ा बेस है, उसके बराबर का सभी का बेस करते हैं। तो इसको हमें बेस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड। इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड। तो जो हमारा न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 5 × 2:1, 5:2:1। अब सेम ये वैसा ही केस हो गया जैसा ऊपर वाला केस था। अगर x को रिटायर करेंगे, अगर मान लो a में x को रिटायर करेंगे तो न्यू रेशियो क्या होगी? न्यू रेशियो होगी, अगर मान लो x को रिटायर कर दिया, x को रिटायर
रिटायर कर दिया तो 2:1, बी एंड सी की रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। और फिर अगर हम बात करेंगे बी की, बी में अगर y को रिटायर कर देंगे, अगर y को रिटायर कर देंगे तो दूसरे में हो जाएगा 5:1 न्यू रेशियो। और इसमें हो जाएगा आपके पास जो सी केस है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, सी जो केस है आपका, सी केस में अगर सी रिटायर हो गया तो ए एंड बी का जो रेशियो है 5:2, ए एंड बी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:2, ये हमारा सी का केस हो जाएगा। सो ये दोनों ही केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट के दो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने केस सेकंड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं। अभी तो हमने न्यू रेशियो निकाला है, अगर क्वेश्चन में कहते हैं हमसे गेनिंग रेशियो निकालना है तो गेनिंग रेशियो में आपको यहां निकाल के दिखाता हूं, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना, मैं उसको रफ कर दूंगा क्योंकि ये स्पेस हमने दूसरे एग्जांपल के लिए कर रखा है। तो ये गेनिंग रेशियो देखते हैं एक बार। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें हमारे पास तीन पार्टनर थे ए बी सी और इनका ओल्ड रेशियो था हमारे पास ओल्ड रेशियो, और मतलब ओल्ड रेशियो था 5:1 और एक केस फर्स्ट ही ले लेते हैं जिसमें से न्यू रेशियो हमने ए को रिटायर कर दिया था तो बी एंड सी का न्यू रेशियो होगा 4:1, ठीक है। सो ए को रिटायर कर दिया हमने तो ए का तो निकलेगा नहीं, अब जो रिमेनिंग पार्टनर रहेगा बी एंड सी का, तो बी का न्यू रेशियो कितना है 4/5 और बी का ओल्ड रेशियो कितना है 4/10। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसको बेस सेम करने के लिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये होगा 10 और ये 4 2 8 -4, ये होगा हमारे पास 4/10। सी हो गया हमारे पास न्यू रेशियो 1/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/10, ठीक है। फिर बेस सेम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बेस सेम होगा बेस 10 एलसीएम 10 लिया हमने, ये होगा 2 - 1 तो ये होगा 1/10। तो अगर आप देखोगे ये हमारा रेशियो कितना होगा 4:1 हमारा गेनिंग रेशियो है, जीआर गेनिंग रेशियो हमारा कितना होगा 4:1। और आप एक चीज इस केस में और देख रहे होंगे, जो न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो आपको अलग से सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट ये अगर बड़े क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर स्पेशली बोला है तो आप कैलकुलेट कर लो, अगर आपको इसको स्पेशली कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला तो जो न्यू रेशियो है वही हमारी क्या बन जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं एंड देन हम सेकंड केस पर चलते हैं। सो जो हमारा सेकंड केस है उस केस में हमसे कुछ बताया गया है कि when the remaining partner take profit share of retiring partner in an agreed ratio, मतलब जब कोई पार्टनर जा रहा है तो उससे एक रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने उससे शेयर लिया। एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में कह रहा है तीन पार्टनर है, उनका रेशियो देखा है 3:2:1, तो सबसे पहले आप क्या करोगे ओल्ड रेशियो ओआर रेशियो में कितना बता रखा है ए बी सी का 5:3:2, कह रहा है बी रिटायर हो गया, ठीक है, बी रिटायर हो गया। His profit share is taken by A and C in the ratio of 2:1। क्या कह रहा है A and C ने जो A and C taken profit share in the ratio of 2:1, in the ratio of 2:1 में दिया है। तो आप मुझे बताओ ए का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा, ध्यान से देखना। देखो ए का पुराना शेयर कितना था, ए का पुराना शेयर था 5/10, ठीक है, ए का पुराना शेयर था 5/10। अब इसमें ए को मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है जो ये रिटायर हुआ है 3/10 का 2/3, मतलब जब ये रिटायर हुआ तो कहा इसने अपने शेयर का इस रेशियो में, तो जो इसका शेयर था 3/10 था, इसका 2/3 तो किसको मिला ए को मिला। ऐसे ही बी का हमारा सॉरी बी तो रिटायर हुआ है, सी जो हमारे पास है सी का शेयर है 2/10।
अब रिटायर जो हो रहा है उसका शेयर है 3/10। क्वेश्चन में क्या है कि भाई जो रिटायर हुआ वो अपने शेयर का इस रेशियो में दे रहा है, तो 2/3 तो इसने एक हो गया, और 1/3 ये दे रहा है सी को। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5/10 प्लस में 6/30, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/10 प्लस में 3/30। तो अब हम क्या करेंगे, बेस सेल कर लेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 30 हो जाएगा, और ये 15, 5 3 जा 15 प्लस 6, तो ये हो गया हमारे पास 21/30। कितना हो गया, 21/30। इसको भी हम सेव करते हैं ऐसे ही, इसका भी कितना है 2/10 प्लस में 3/10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3/30 है, 3/30, ठीक है। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ताकि बेस 30 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 30 बेस लेकर एलसीएम लेकर, ये 3 2 जा 6 प्लस ये 3, तो ये होगा आपका 9/30। तो जो आपका न्यू रेशियो हो गया इस केस में वो हो गया 21/9। इसको करेंगे 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो 7/3 आपका क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। और आपको अगर सेकंड गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, आप कमेंट में जरूर बताना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यस, सो आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप मुझे इसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर इसका आंसर सेंड करना, ठीक है। सो अब इसी से एक और क्वेश्चन हम रिलेटेड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है जिनका रेशियो बता रखा है 2:1। B रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन बाय C, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है 3 पार्टनर है, सबसे पहले हमने लिखा ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो या ओल्ड प्रॉफिट दे रखा हमारे पास 2:1 का। किस किस का है, A B C का, ठीक है। B रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है, B रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है हिज शेयर इज टेकन बाय C, इसका सारा का सारा शेयर कौन लेकर गया है, मतलब A में कोई चेंजेस नहीं है, A का पुराना शेयर था 2/5, और अब जो C है 1/5 इसका था, इसका जो 2/5 है वो कौन लेकर गया है, इसका ये जो पूरा का पूरा 2/5 है, पूरा का पूरा B लेकर गया है। तो हमने क्या करा, B में ऐड कर दिया, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 एलसीएम क्योंकि 5 बेस है, 1 + 2, तो ये हो गया हमारा 3 + 5। तो जो हमारा न्यू शेयर हो गया, न्यू शेयर हो गया हमारे पास 2:3, क्योंकि 2/5 ये है, 3/5 ये है, तो 2:3 हमारा न्यू रेशियो हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही सबको, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले बताओ इसमें निकालने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सारा का सारा गेन किसने करा है, इसमें सारा का सारा गेन B ने करा है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन दोनों ने करा होता तो हम न्यू माइनस ओल्ड करके कैलकुलेशन करके निकालते, बट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बता रहा है B ने ही क्या करा है, गेन करा है। सो आई होप आपको हमारा जो डिटरमाइनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का होगा, वो हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम गुडविल का, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके गुडविल का शेयर कैसे निकालते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसके शेयर से, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर। सो अब हम जो मेन पार्ट है, अब हमारा आता है, इसमें 2 केस बनते हैं। केस 1 व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। इसका मतलब कह रहा है कि ना गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स का मतलब है कि पुरानी गुडविल है, तो जब भी पुरानी गुडविल होगी
तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, उसके लिए हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। दो एंट्री कौन सी, पहले एंट्री करेंगे जो भी पुरानी गुडविल हुई उसको राइट ऑफ करेंगे। उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इससे हमने क्या करा, पुराने जो पार्टनर्स थे गुडविल का राइट ऑफ करा, उससे जितने भी पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अब इसकी जो दूसरी मेन एंट्री है, दूसरी मेन एंट्री जब हम उनकी गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसकी कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री पास होगी। बट जब वही हम बात करते हैं व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, जब गुडविल पहले से कोई गुडविल नहीं है तो हम जो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री होती थी इस केस में इसमें नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल। अब हम इसको एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में हमें क्या है, हमारे पास तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड जिनकी रेशियो है 235। क्या है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 50,000। देखो ये हमें बता दें गुडविल कितनी एग्जिस्ट कर रही है, 50,000। तो सबसे पहले हम इसकी एक एंट्री पास करेंगे, गुडविल एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास 50,000। कितनी कर रही है, 50,000। ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, हमें बस पार्टनर की जगह ओल्ड पार्टनर की जगह ओल्ड पार्टनर के नाम लिख देने हैं। तो ओल्ड पार्टनर की जगह मुझे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर के नाम। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और हमारे पास जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, नीचे कर लेंगे इसको। तो अब ये हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। अब हमारे पास गुडविल कितना राइट ऑफ, कितनी एग्जिस्ट कर रही है, 50,000। इस 50,000 को हमें राइट ऑफ करना है। तो अब बात करें किस रेशियो में इसको राइट ऑफ कराया है, तो जो मेन चीज है वो किस रेशियो में कराया है, तो हमेशा जो भी गुडविल राइट ऑफ होगी वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगी। इसका मतलब 235, मतलब एक्स के अकाउंट में जाएगा 50,000 का 2/10, वाई के अकाउंट में जाएगा 50,000 का 3/10 और जेड के अकाउंट में जाएगा 50,000 का 5/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 to the 10,000, ये हो जाएगा 15,000 और ये होगा 25,000। तो ये हमारी सबसे पहले एंट्री हो गई है कि हमने क्या करा है, ओल्ड पार्टनर जो भी गुडविल थी, एग्जिस्टिंग गुडविल थी, उसको हमने क्या करा है, राइट ऑफ करा है। अब दूसरी एंट्री होगी हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू, सॉरी ये वाली एंट्री हमने गलत कर दी थी, इसको हम पहले सही कर देते हैं। जो गुडविल था गुडविल नहीं होगा, गुडविल नहीं होगा, हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो दूसरी एंट्री तो इसकी जो इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी दूसरी एंट्री सेम होगी। तो हमारी दूसरी एंट्री गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायर तो कौन हो रहा है, रिटायर हमारे पास हो रहा है एक्स रिटायर हो रहा है, तो बच गए दो पार्टनर। तो वाई और जेड क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले इसमें एक चीज और कर लेते हैं हम अपने वर्किंग नोट में। मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर में दिखा दूं, यहां पर इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो की हमें क्या करना पड़ता है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर।
तो सबसे पहले जो इसमें से हमारे पास दो पार्टनर थे एक्स वाई जेड, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाता हूँ, हमारे पास तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो था 2, 3 एंड 5। न्यू रेशियो के बारे में बताएगा फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। जो इनका न्यू रेशियो है, सबसे पहले कौन रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, ठीक है। एक्स रिटायर हो रहा है तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वह इक्वली, तो न्यू रेशियो ये है, ओल्ड रेशियो हमारे पास 2, 3, 1। तो अब जो y है, y का हमारे पास न्यू रेशियो है 1/2, माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर 3/10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ये बेस हो गया आपका 10, ये हो गया 5 माइनस 3, तो फर्स्ट का आ गया 2/10, ठीक है। ऐसे ही z का हो गया आपके पास 1/2 माइनस 5/10, और इसका बेस सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो ये हमारा बेस हो गया 10, ये हो गया 5 माइनस 5। इसका मतलब ये जो z है वो कोई भी गेनिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ y गेन कर रहा है। तो जो गेन करेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे डेबिट, तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और जो रिटायर होगा उसको करेंगे क्रेडिट, x कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर अमाउंट कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि यहां मुझे वर्किंग नोट करना है। इसके अंदर आप देखो करेंगे क्या, सबसे पहले हमने करा गुडविल इज वैल्यूड 45,000। देखो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स अलग चीज है, अब जो फर्म की गुडविल है वो 45,000 है, तो गुडविल जो फर्म क्या है वो है 45,000, और जो शेयर था एक्स रिटायरमेंट पार्टनर था, एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, एक्स का शेयर होगा 2/10, क्योंकि इसका शेयर 2 है तो 2/10, तो 0 से 0 बढ़ गया, 45 to 99,000, इसका शेयर कितना आएगा 9,000 एंड 9,000। इस तरीके से आप जब केस होगा व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो बहुत सिंपल इस तरीके से करेंगे। और जब दूसरा केस होगा हमें गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो जो एक एंट्री होगी ये वाली, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके सेकंड पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं यहां पर दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट एग्जांपल था। सो अब क्या करोगे, अब हमारे पास वही सेम चीज, सबसे पहले एंट्री कर देते हैं। एंट्री हमारे पास, एंट्री करने के लिए हमें गेमिंग पार्टनर पता होना चाहिए कौन है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, निकालते हैं। हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखी कितनी है, 2:1, कितना दे रखा है 2:1। न्यू रेशियो बता रखा हमारे पास, कौन रिटायर है, सी रिटायर हो गया, सी पे मैंने सर्कल कर दिया है, और दे डिसाइड टू फ्यूचर शेयर प्रॉफिट इक्विटी 1 और 1, ठीक है। ये शेयर है हमारे पास, तो हमारे पास 4 पार्टनर थे, 3 पार्टनर रह गए। 4 पार्टनर थे हमारे पास कौन से, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले ए का हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो ए का गेनिंग रेशियो क्या होगा, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 1/3 और पुराना रेशियो 2/6, क्योंकि इनका सम होगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 और 1 6। तो बेस सेम करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, देन उसको सॉल्व करने के एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2, तो ये तो हो गया 0। इसका मतलब ए में ना सके कोई गेनिंग नहीं करेगी। बी का चेक करते हैं, बी का जो न्यू शेयर है 1/3 और ओल्ड शेयर इसका 1/6, ठीक है। तो वही बेस सेम करते हैं सबसे पहले, तो बेस सेम करा, मैंने एलसीएम 6 किया, 2 - 1, तो इसने गेन करा 1/6। ऐसे ही सी की बात करें, सी का भी 1/3 और इसका ओल्ड शेयर है 1/6, तो इसको भी बेस सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, एलसीएम 6 लेंगे, 2 - 1 जो का 1/6। तो इसका मतलब क्या आया, इन्होंने इक्वल रेशियो में क्या करा है, इसको गेन करा है। तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिख देते हैं, रिटायरिंग पार्टनर हमारा सी, तो रिटायरिंग पार्टनर है सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट।
और गेनिंग पार्टनर हमारे पास कौन सा गेनिंग पार्टनर बी है और सी है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सी नहीं डी, सी नहीं, सी तो रिटायर हो रहा है, डी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम सी का कितना भी गुडविल शेयर होता है उसको करते हैं। सी का गुडविल शेयर कितना है वो निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, वैल्यू तो बताते हैं गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। गुडविल किसकी बता दी, फर्म की बता दी, अब कुछ नहीं बता रहा, फर्म की गुडविल बता दी 72,000 और सी का शेयर कितना था 2/6, कितना है 2/6, तो ये हो गया 3 2 3 6, ये हो गया 3 2 6 3 4 12 24,000, कितना हो गया 24,000। तो इसको कर दिया हमने 24,000 और इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1/6 1/6, मतलब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो था 1:1, तो 1:1 मतलब 12,000 और 12,000। इस तरीके से आपका जो हमारा सेकंड टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो गया। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सो अब अपना थर्ड पार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर इसको लॉसेस, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस या इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस भी कहते हैं, जिनको हमने बांटे नहीं है। तो इसमें दो केसेस होंगे, दो पार्ट में इसको करेंगे हम, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करना सीख लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, जो भी जनरल रिजर्व वगैरह से ये सारे क्या करेंगे डेबिट करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्रेडिट बैलेंस वाला, लायबिलिटी साइड वाला। फिर तीसरा करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, और 2 करेंगे हम क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स कर रखी है तो फिर कैपिटल की हम क्या कर देंगे, या फिर करंट अकाउंट कर देंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपकी कैपिटल फिक्स है तो हमें किससे करना पड़ेगा सारा काम, करंट अकाउंट से। इसकी एंट्री कैसे होगी, अच्छा एक चीज को और कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अब मान लो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से एक्यूमुलेटेड लॉस को तो क्या करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होगा हमारा डेबिट बैलेंस, कौन सा, डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस, ये होगा लॉस और ये होगा ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस होगा प्रॉफिट। और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अब इसको हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्वेश्चन का एग्जांपल आपने देखा है, 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1। जेड रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म्स 1/4/2023 को। उस डेट पर जब जेड रिटायर हो रहा है तो हमारे पास कुछ बैलेंस नहीं हुए हैं, कह रहा है हमारे पास जो जनरल रिजर्व है वो 90,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब वो वाली एंट्री होगी जब भी पार्टनर को लॉस होगा या सस्पेंस है तो उससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है और कोई रिजर्व है, प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इससे पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमें जनरल रिजर्व बता रखा है 90,000, जनरल रिजर्व कितना बता रखा है 90,000 जनरल रिजर्व है। ठीक है, दूसरा हमें बता रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,20,000 है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,20,000 है, एम्प्लॉय
प्रोविडेंट फंड। अच्छा, अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमें जनरल रिजर्व 90,000 बता रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब है ये यहां एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हमें बता रखा है कितना क्वेश्चन में, ये हमें बता रखा है आपका 15,000। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो फंड होता है ये आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, ये ना तो रिजर्व होता है ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, तो ये हमारे काम का नहीं है, ये इसमें नहीं आया। आपने देखा है कि जनरल एंट्रीज में सिर्फ 4 चीजें आएंगी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और उसके बाद हमारे जो लास्ट एंट्री है वर्कमैन, लास्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 का, व्हिच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, कह रहा हमें जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 12,000। ठीक है, ये हो जाएगा 12,000। बाकी चीजों को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें क्योंकि नीड नहीं है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है, 12,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास, 12,000 है। और पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, कितने पार्टनर, 3 पार्टनर, 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइस कैपिटल अकाउंट और 2 जेड कैपिटल अकाउंट। आप इनको सेपरेट भी कर सकते थे, आप पहले जनरल रिजर्व टू दिस तीनों पार्टनर क्या करके नाम एक एंट्री, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू इन पार्टनर के नाम, इस तरीके से भी कर सकते थे। जैसा कि चलो मैं अभी आपको साइड में बता दूंगा, आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको 2 पार्ट में ऐसे कर सकते हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। सेम चीज हम किसके लिए, अकाउंट, सेम चीज हम दूसरी एंट्री भी ऐसे कर सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सर इसमें हमारे पास ये तीनों बैलेंस आ जाएंगे। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये 90,000 हो जाएगा, इसको 90,000 और ये हो जाएगा वापस 12,000, इसको 12,000 बांट देंगे। अब जो बांटेंगे, जो तीनों पार्टनर है हमेशा याद रखना इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 90,000 को जब हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 की रेशियो में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x का हो जाएगा 90,000 का 3/6, y का हो जाएगा 90,000 का 2/6 और z का हो जाएगा 90,000 का 1/6। तो इसको कट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा आपका 45,000, ये हो जाएगा आपका 30,000 और ये हो जाएगा आपका 15,000। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको नीचे वाले को 12,000 में तीनों में डिवाइड कर देंगे, x का होगा 12,000 डिवाइडेड बाय जिनकी रेशियो 3:1, तो 3/6, y की 12,000 अपॉन में 2/6 और z की हो जाएगी हमारी 12,000 इनटू में 1/6, तो ये 6 2 जा 12, तो 6,000, ये हो जाएगा हमारा 6 नहीं 2 3 6, 2 2 जा 4, 4,000 और 2 1 जा 2,000। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या पता कि दोनों को मिक्सअप करके जैसे 6 और 12 ऊपर कर दिया। अब ए में हम कैसे करेंगे, 45 प्लस 6, तो 45 और 6 कितना होगा 51, 51 हम इसमें कर देंगे, 30 प्लस 4, 34 हम y में कर देंगे, z में 15 प्लस 2 17,000 इसमें कर देंगे। या तो आप इन दोनों को सेपरेट कर लो
या फिर आप इसको कंबाइन करके भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो इसका हमारा दूसरा पार्ट था, एक पार्ट रह गया था इनकम प्रोडक्ट फंड, तो हमारा यूज नहीं होगा क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी होती है, बट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था उसकी एंट्री करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में नहीं दे रखा तो इसको हम रन कर देते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बता रखा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बता रखा है 15,000। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के नाम एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे x 15 को, तो x में जाएगा 15,000 का, और इनकी ओल्ड रेशियो देखें 3 to 1, तो 3/6, तो 3/6 हो जाएगा आपका 6 2 12, 6 5 30, तो होगा 7500, और दूसरा कैलकुलेट करोगे तो 5000, और फिर हो जाएगा 2500। इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। सो ये हमारा जो थर्ड टॉपिक था, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो भी कंप्लीट हुआ। सो अब हम अपने फोर्थ स्टेप, जो कि हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, उसको कंप्लीट करेंगे, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो ये हमारा लायबिलिटीज, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी पार्टनर का या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, या फिर एडमिशन होता है, या फिर रिटायरमेंट होता है, या फिर डेथ होती है, तो उन सारे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है, क्योंकि इन सब सिचुएशंस पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब आपको पता ही है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सो अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपके लिए फॉर्मेट बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, अगर हमारा एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का है। वो कहता है जो भी लॉसेस होंगे आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और जो भी इनकम होगी उन्हें क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। तो जो भी एसेट में डिक्रीज हुआ ये हमारे लिए लॉस है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज आपकी बढ़ी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो उसको क्या करोगे, डेबिट में दिखाओगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब अभी तक आपको पता नहीं थी कि आपकी कोई लायबिलिटी है, बट एकदम से आ गई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसको भी डेबिट साइड। कोई एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड। अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट, क्रेडिट। और अगर मान लो आपके पास लॉस ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपका लॉस आएगा। और अगर आपके इनकम ज्यादा है, लॉस कम है, तो आपके पास क्या आएगा, गेन आएगा। सो अब इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले कह रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको एबीसी की, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:1, और जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2021 की है। कह रहा है लायबिलिटी और एसेट के बारे में बता रहा है, सन्डी क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, आपको वैल्यूएशन दे रखी है। ठीक है, सो अब आपको बता रखा है कि कौन रिटायर होगा, बी रिटायर हुआ 1/4/2021 को। ठीक है, 1/4/2021 को बी रिटायर हो गया है। सो बी रिटायर हो गया है फर्म से 1/4/2021 को। ए एंड सी डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो ए एंड सी है भाई, बी रिटायर हो गया है, बी क्या हो गया है, रिटायर हो गया है, तो अब ए और सी फ्यूचर प्रॉफिट 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बट जो हमारा मेन फोकस है वो मेन फोकस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले कह रहा है डेटर ऑफ 1100 बी रिटर्न ऑफ एज इट नो लॉन्गर रिसीवर। कह रहा है जो 1100 रुपए के डेटर थे ना, अब वो हमें मिलेंगे नहीं, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, बैड डेट हो गए। तो बैड डेट को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट नुकसान है तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। कहां रिकॉर्ड होगा वो, डेबिट में, तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैड डेट को कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। ठीक है, सबसे पहले टू बैड डेट।
अच्छा, अब मगर इसमें एक चीज देखना, हमने जो प्रोविजन बनाया था 1100 का, वो हमने प्रोविजन बनाया था 800 का, हमें क्या हो गया 1100 का बैड डेट हो गया। जो 300 रुपए का जो हमें नुकसान हो रहा है, 300 हमें नुकसान 300 का हो रहा है, क्योंकि 800 का हमने क्या बना रखा है, प्रोविजन बना रखा है। नुकसान आपने प्रोविजन बनाया 800 का, बट आपको नुकसान हो गया 1100 का। तो अगर हम देखें तो हमें नेट कितने का नुकसान हुआ है, 3000 का, 300 रुपए का। तो जो हमारा प्रोविजन बना है वो हमारा कितने का बना है, जो बैड डेट हुआ हमारा मेन मानेंगे वो कितने का हुआ है, 300 का मेन नुकसान। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को। दोबारा से मैं बता देता हूं, हमें डेटर से कितने का बैड डेट हो गए, 1100 के, बट इसके लिए हमने क्या करा था, 800 का क्या बनाया था, प्रोविजन। तो भाई वैसे मैंने 800 का नुकसान होगा, ठीक है, 800 का प्रोविजन बना था, इतने का नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट नुकसान हो गया 1100 का, तो कितना ज्यादा नुकसान हो गया, 300 का। तो 300 का जो नुकसान हो उसको कहां से रिकवर करेंगे, रिवैल्यूएशन में डालकर। क्या रहा दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। सबसे पहले चेक करेंगे एग्जिस्टिंग रेट क्या है। तो एग्जिस्टिंग रेट क्या है प्रोविजन बनाने का, हमारा प्रोविजन है 800 रुपए का और हमारा डेटर था 16,000 का। अगर हम इसका रेट निकालेंगे तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालने का सिंपल सा तरीका, प्रोविजन है 800 का और डेटर है 16,000 का, परसेंटेज में निकालना रेट, तो इनटू 100 कर दिया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो हमारे 16 5 जा 80, मतलब आपका जो प्रोविजन बनाने का रेट था जो हमने 800 बनाया था वो 5% के हिसाब से बनाया है। ठीक है, सो अब हमें एक वर्किंग नोट करना है। हम वर्किंग नोट कहां पे करेंगे, हम वर्किंग नोट इसी जगह पे करते हैं। आप इसको क्या करो, नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं, यहीं पर मैं आपको वर्किंग नोट करवाता हूं। ठीक है, सो 5% का सबसे पहले चेक करते हैं, हमारे पास 5 200 के क्या थे, हमारे पास, इसको और दूसरे तरीके से करते हैं, हमारे पास 16,000 के डेटर थे, हमें लॉस हो गया 1100, कितने का लॉस हो गया, 1100 का। तो हमारे पास डेटर कितने के बचे होंगे, इतने के। अब कह रहा है जो भी डेटर बच गया इसका 5% हमें क्या मेंटेन करना है, 5% हमें मेंटेन करना, प्रोविजन बनाना है। तो मैं प्रोविजन बना देता हूं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। तो ये हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45, 4 24 2 7 745। तो ये आपका प्रोविजन हम दोबारा से कितने का बना देंगे, 745 का। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आना ही आना है डेटर का कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो इसको भी आपने रफ कर लिया होगा, स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से मुझे मिटाना पड़ जाता है। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट करा है, स्टॉक विल बी रिटर्न डाउन बाई 1055 से, 1055 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। तो स्टॉक, क्योंकि जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी या हमें कोई भी नुकसान होगा तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप बाई 11,000 से वैल्यू बढ़ गई है। क्या हुआ, एसेट की वैल्यू 11,000 से क्या हुई है, बढ़ गई है। तो मैं इसको करूंगा बाई, क्या लिखूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 से। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया 11,000 से क्रेडिट, क्योंकि बढ़ गई एसेट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, सो अब हम ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 34,000, 34,000 रिड्यूस टू 34,000, 34,000 हो गई है। पहले 35,000 की थी, अभी 34,000 की हो गई है। तो अब हमारा 1,000 से क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया है, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने की थी, 35,000 की थी, अब हो गई है 34,000 की। तो हमें क्या हो गया, 1,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, कह रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 700 विल बी रिटर्न बैक एज नो पेबल। कह रहा 700 सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ 700 बी रिटर्न बैक एज ऑन लॉन्गर पेबल। कह रहा है कि अब हमें 700 रुपए क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक हो गए, अब हमें पे नहीं करना पड़ेगा। जब भी वर्ड आ जाए क्रेडिटर्स ऑफ 700 कोई भी अमाउंट विल बी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक वर्ड आए तो एक तरीके से आपको नहीं पे करने हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर आपको नहीं पे करने हैं, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, सन्ड्री
क्रेडिटर्स 700। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसको हमने बिल्कुल खराब मान लिया, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था, मतलब हमने माना था हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, बट उसको हमने जब बेचा तो उसके 2000 रुपए मिल गए, तो हम लिखेंगे बाई बैंक, है ना, ब्रैकेट में डाल देंगे सेल ऑफ कंप्यूटर, कितने का बेच दिया हमने उसको, 2000 रुपए का। ठीक है, फिर कह रहा है ए प्रोविजन ऑफ 600 मेड फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन बनाना रिपेयर्स का तो नुकसान है, प्रोविजन फॉर रिपेयर कि भाई रिपेयर्स के लिए, मशीनरी की रिपेयर्स के लिए हमें एक नुकसान बनाना पड़ रहा है, तो वो आपके लिए डेबिट में आ जाएगा। फॉर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, कह रहे हैं एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया एक्सीडेंट से, तो उसको पे करें हमने, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है, तो टू बैंक हमने कितना कर दिया इसको, 5000। और एक लास्ट में पॉइंट रहेगा, एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी, वैल्यू है 10,000 टू बी रिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी, तो 10,000 से क्या हुआ, रिकॉर्ड करनी है, तो इसके लिए हमें क्या हो गया, फायदा हो गया ना, अनरिकॉर्डेड असेट है, तो हम लिखेंगे टू बाई मशीनरी। ठीक है, अनरिकॉर्डेड ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, क्या है अनरिकॉर्डेड, कितने किया है, 10,000 किया है। ठीक है, सो अब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका टोटल हमारे पास आएगा 10 और 2 12, 12 और 11 23, 23 और 700, 23,700, 23,700, तो लॉस आ गया टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हमारा कितना आ गया, 3 पार्टनर है ए बी सी, तो जब 23,000 को हम बांटते हैं, ए में कितना आया 23,700 का, इसका जो रेशियो था ओल्ड रेशियो था 5/10, तो ये हो गया आपका 5 से 35, 5 से 35 3, 5 से 15 18 1 12, 5/10। ठीक है, सो आपका जो ये रेशियो हो गया 23,700, नहीं 23,700 तो सॉरी 23,700 तो टोटल आया आपका, अभी आप 23,700 में क्या करोगे, लेस करोगे 5,000, 6,000, 6,600, 6,900, 745, 1055। ठीक है, तो ये आपका 0 0 17 नहीं 10 745 है ना, हाँ 5 6 6600 6900 745 5 10 और 7 एक कुछ छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 5 6 6600 5 6 6,600 6900 745 1005 101। दोबारा से कर लेते हैं कैलकुलेशन, ये 2 ही बच गए ना, ठीक है, ये 17 और ये हो जाएगा आपका कितना 10 17 एक 7 और 8700, इसका टोटल आपका होगा 8700। तो अब 8700 23,700 में से हम 87 लेस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो लॉस आया है वो हमारा 15,000 आया है, तो अब 15,000 को हम क्या करेंगे, तीनों में बांटेंगे, तो 15,000 का 5/10 तो 7500, 4,500
और 3000। इस तरीके से ये तीनों का लॉस हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये कह देता है कि आपको जनरल एंट्रीज करनी है तो उसके लिए बहुत इजी सा है। अगर हमें डेबिट को लेकर चल रहा है तो रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, रिवैल्यूएशन टू बैंक और रिवैल्यूएशन टू लॉस ऑन या रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स के नाम। ऐसे अगर हमें इस तरफ की करनी होगी तो डेबिट में इसको करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, सिंडिकेटर टू रिवैल्यूएशन, बैंक टू रिवैल्यूएशन, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके करके आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जनरल एंट्री हो जाएगी। एक एंट्री और होगी जो कि इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। सो फाइनली अब हम अपने लास्ट स्टेप पर आ चुके हैं। लास्ट में जब हमने डिटरमाइनिंग कर लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, उसके बाद हमने वैल्यूएशन कर लिया गुडविल का, देन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, देन उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पर्सन। अब हमने ये सारी चीज कैलकुलेट कर ली तो अब हमने देखना है कि जब पार्टनर रिटायर हो गया तो उसको क्या क्या अमाउंट पेबल होगा। ठीक है, सो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या पेबल होगा। सबसे पहले कह रहा है कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर को ड्यू होगा, जो भी अमाउंट ड्यू होगा पार्टनर को, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का होगा या करंट अकाउंट का उसको लिखेंगे। उसके हिस्से का जो भी गुडविल का जो हिस्सा आ रहा होगा वो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी उसको हिस्से का होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट होगा उसको दे दिया जाएगा। अगर उसको सैलरी मिलती है तो सैलरी उसको क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर उसको कोई इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला है तो वो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर उसने कोई ड्राइंग करा है तो डेबिट कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है तो भी डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इन स्टेप्स को, इन्हीं स्टेप से उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट उसको ड्यू करके पे किया जाएगा। सो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार नोटिस कर लो क्योंकि इसके बाद मैं इसको रफ करने वाला हूं। इसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और इस क्वेश्चन में ही आपके शुरू से लेकर फाइनल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। सो मैं सबसे पहले इस वीडियो को, सबसे पहले मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं। आप इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप पहले फर्स्ट कैसे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना वो आपने जरूर देखना है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमें इसको ड्यू क्या क्या अमाउंट पे करना है। ठीक है, क्या क्या अमाउंट पे करना है। सो मैं इसको मिटा देता हूं और फाइनल हमारा होगा कि उसको क्या क्या ड्यू करेंगे। तो क्वेश्चन को इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हमें 3 पार्टनर है। एग्जांपल से हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 3 पार्टनर है, ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5321 दे रखा है, 532। कह रहा है 31/3/2016 को उनकी बैलेंस शीट में कुछ ये बैलेंस दे रखा था, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल का बैलेंस, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा ऑन द अबव डेट 31/3/2016 को ही कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। और ये एग्री करा गया कि रिवैल्यूएशन बनाते वक्त ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, ये फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस के 5th पॉइंट में अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:3 की रेशियो में और गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करा गया है 3 लाख। जो फर्म की गुडविल है वो कितनी बताई है, 3 लाख बताई है। हमें करनी है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है इसकी जर्नल एंट्री करनी है और इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन ए रिटायरमेंट। मेनली हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कराता है और उसकी हेल्प से कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे
देन हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ही इस क्वेश्चन में ये है कि हमें या न्यू रेशियो नहीं दिया तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, और न्यू रेशियो के बाद हमें गेनिंग रेशियो जरूर कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके बेस पर ही हम जो गुडविल की एंट्री है उसको करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो होने के लिए हमें ओल्ड शेयर भी पता होना चाहिए और हमें न्यू शेयर भी पता होना चाहिए। तो हमें ए, बी और सी का ओल्ड शेयर भी पता है और न्यू शेयर भी पता है। तो मतलब ए क्या हो गया है, ए रिटायर हो गया है। तो अब हम इसका जो निकालेंगे, बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो बी का न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड है इसका 3/10। ठीक है, सो इसको बेस सेम कर दो आप, तो आपका हो गया 10, 4 - 3 1/10। सी का कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 2/10, बेस सेम कर दो, तो जब आप एलसीएम 10 ले लेंगे ये हो जाएगा 6 - 2 4/10। तो जो हमारी गेनिंग रेशियो आ गई है वो आ गई है 1:4, 1:4 की गेनिंग रेशियो आ गई है। सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप होता था, हम जनरल एंट्रीज करते थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की, तो अगर हम देखेंगे ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल, ए शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते थे, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म इंटू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट होने के बाद इसको रफ कर दूंगा। सो गुडविल कैसे निकल जाएगी, आप देखोगे हमें 6 पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म ऑन ए रिटायरमेंट 3 लाख दे रखी है, इसकी गुडविल दे रखी है 3 लाख। तो अगर इसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका शेयर था कितना 5/10, 5/10, 5 और टोटल 10, तो इसकी गुडविल आ गई, जो ए का शेयर है 1,10,000। तो अब हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं हम इसकी, जो भी गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करते हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करते हैं। तो गेन कौन कौन कर रहा है, बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर होगा हमारा 1,50,000। अब 1,50,000 को बी में कितना जाएगा, देखो बी में जो इनका रेशियो गेनिंग रेशियो 1:4, तो 1/5, 1 किसका है, बी का, और टोटल है 5, तो ये हो गया आपका 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये हो गया आपका 30,000। कितना हो गया ये आपका 30,000, और जो रिमेनिंग बच गया वो किसका हो जाएगा, सी का। ठीक है, सो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये तो एंट्री कर ली। अब आपका जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप तक कोई भी रिजर्व्स हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हो, उनको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करना है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास एक जनरल रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो हमारे पास जो हमें बता रखा है जनरल रिजर्व वो 30,000 का बता रखा है, और कोई भी जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ओल्ड रेशियो आपकी 532, तो 50,000 का अगर आप ए को दोगे तो 5/10, तो ये होगा आपका
5 5 जा 25, 5 5 जा 25,000 और दूसरे का हो जाएगा आपका 3, 5 3 जा 15, सॉरी 30,000 है ना आपका, जनरल रिजर्व 30,000 है, 30,000 तो हो जाएगा 0, 5 3 जा 15,000, ये हो जाएगा आपका कितना, 5 3 जा 15,000 और 3 3 जा 9,000 और 3 2 जा 6,000। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो कैसे करा मैंने, ए को करा 30,000 का ओल्ड रेशियो ऑफ 5/10, बी का है 30,000 का 3/10 और सी का है 30,000 का 2/10। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए में 15, बी में 9 और सी में 6,000 आ जाएगा। सो हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप क्रेडिट साइड पे देखोगे तो ये लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसेट साइड में है तो ये आपका लॉस है, तो उस लॉस की भी एक एंट्री कर देते हैं हम। तो लॉस की एंट्री करेंगे तो इसमें पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस देगा, 25,000। अब इस 25,000 को हमें ओल्ड रेशियो में करना है। इसको करते हैं, कैसे करेंगे, ए में जाएगा 25,000 का 5/10, तो ये हो जाएगा 12,500। ये हो जाएगा आपको, इसको अगर 5 हटा के 3/10 करेंगे जो बी का होगा, देखो ये ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 25,000 इंटू 3/10, तो ये हो जाएगा 7,500। और अगर हम इसको सी से करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 5,000। तो इस तरीके से आपका जो 3 स्टेप थे, जिसमें पहला डिटरमिनेशन करना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, वो कंप्लीट हो गया। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हो गया। थर्ड स्टेप, कोई भी जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, उसको राइट ऑफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फोर्थ स्टेप होता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उससे पहले आप ये सारा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। और दूसरी चीज, जो भी जितनी भी जनरल एंट्री करी है इनके आपको नरेशंस लिखने हैं। ठीक है, जैसे जनरल, जैसे ये हमने एंट्री करी है, इसको लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इसकी क्या लिखेंगे हम, जनरल गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इसका लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। ठीक है, सो इतना आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा, देन हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, सो मैं अब इसको रफ कर रहा हूं और हम अपने 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना है। सो अब हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पे चलते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर होगा आपका पर्टिकुलर, देन रुपीज, देन पर्टिकुलर, फिर रुपीज। सो अब हम एक एक पॉइंट करके इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला कहता है कि भाई आपका डेटर्स ऑफ ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एस बैड डेट। आपके क्या हो गए, बैड डेट हो गए। अच्छा, अब बैड डेट हो गए क्योंकि हमने प्रोविजन बना रखे हैं, तो इसके लिए हम एक एंट्री करते हैं। मान लो आपकी बैड डेट की एंट्री क्या होती थी, बैड डेट की एंट्री होती थी हमारे पास 5th एंट्री, वो 4th थी, 5th बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कितने का आपको बैड डेट्स हो गए, आपको हो गए बैड डेट
2,000 रुपए के बैड डेट हो गए। ठीक है, 2,000 के बैड डेट हो गए। अब आप बैड डेट हो गए, अब बैड डेट आप रिकवर कहां से कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रोविजन बना रखा है 5,000 का, तो आप इसका यूज कर लोगे, तो आप बैड डेट को भी खत्म कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट टू बैड डेट। क्योंकि आपने क्या करा, बैड डेट तो हुआ था, बट बैड डेट के पहले ही आपने अरेंजमेंट कर रखा था, आपने प्रोविजन बना रखा था कि अगर आपको बैड डेट होगा तो आप यहां से रिकवर कर लोगे। ठीक है, सो इतना आपका पार्ट हो गया है, इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। इसके लिए अगर देखो, जैसे कि आपको क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज बोली है, तो जनरल एंट्री आपको ऐसे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज मेंटेन। कह रहा है अब हमें क्या करना है, 5% का प्रोविजन बनाना है। इसका थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं। जो कह रहा है 45,000 का हमारे पास डेटर था। ठीक है, इसको थोड़ा वर्किंग नोट में कर लेना, वर्किंग नोट 1 करके, वर्किंग नोट 1 करके। ठीक है, 45,000 के आपके डेटर थे, कितने में बैड डेट हो गया, आपका बैड डेट हो गया 2,000 का। ठीक है जी, अब आपके पास डेटर कितने के रह गए, 43,000 के। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, तो 5% का प्रोविजन हमने बनाया, तो इसको कैलकुलेट करा, ये आ गया 2150। कितना आ गया, 2150। अच्छा, हमारे पास जैसे हमने प्रोविजन टोटल में कितना बना रखा था, 5,000 का, 5,000 का प्रोविजन है, ये इसी के अंडर में आएगा। वो प्रोविजन था हमारे पास 5,000 का, हमारे यहां से बैड डेट हमने यूज कितना कर लिया, बैड डेट हो गया, तो हमने बैड डेट के लिए यूज कर लिया 2,000, तो 3,000 अभी भी हमारे पास प्रोविजन बचा हुआ है कि अभी भी हम यूज कर सकते हैं। कह रहा आपने 2150 का प्रोविजन बना लिया, न्यू प्रोविजन, तो 2150 का आपने न्यू प्रोविजन बनाया, तो अभी भी आप देखोगे 850 आप किस में चल रहे हो, बेनिफिट में चल रहे हो। 850 का आपको क्या हुआ फायदा, आपने प्रोविजन बनाया 3,000 का पहले बना रखा है, बट न्यू में आपको कह रहा है 2150 का ही बनाना है, 2,150 का। इट मींस 850 का आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपको थे 3,000 के प्रोविजन, बट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब आपको 2150 का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना। तो हमें 850 का क्या हो गया, फायदा हो गया, तो हम लिखेंगे बाई, क्योंकि फायदा आपका क्रेडिट साइड आता है, तो हम लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। और ये सारा पार्ट आप वर्किंग नोट में जरूर जरूर दिखाएंगे, ये आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, इसको आप वर्किंग नोट में स्पेशली हाईलाइट करके दिखाओगे। सो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा आ गया था 850, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटली ओके हो गया। कह रहा पेटेंट्स वर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स हमारे कितने के चेक करते हैं, पेटेंट्स हमारे 30,000 के, ये राइट ऑफ कर दिए, मतलब खत्म कर दिए, नुकसान हो गया, नुकसान डेबिट में आ जाएगा, 2 पेटेंट्स 30,000 के। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है भाई आपको, सॉरी, दूसरा कह रहा है आपको स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन लगा है। स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग पर आपका 5% का डेप्रिसिएशन लगा है। कितने का लगा है, 5% का डेप्रिसिएशन लगा है स्टॉक पे, मशीनरी पर और बिल्डिंग पर। तो पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं, टू स्टॉक, टू मशीनरी और टू बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके मैंने क्या कर लिया है, नाम लिख दिया, उनका 5% निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक का 5% करेंगे, 50,000 का 5% कितना हुआ, 2,500। कितना हुआ, 2,500। आप इसको यहां पर कैलकुलेट भी कर सकते हो, 50,000 का 5%। ठीक है, कैलकुलेट करके यहां पर दिखा भी सकते हो, और मैं यहां पे मशीनरी और इसके लिए भी स्पेस बना देता हूं, टू मशीनरी। मशीनरी है हमारे पास कितने की, 1.5 लाख की है, 1.5 लाख का 5%, 1,50,000 का 5%, तो ये आप हो गए 7500। कितना होगा, 7,500।
ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है बिल्डिंग पर लगाना है 5%। बिल्डिंग है आपकी 1 लाख की, 1 लाख का 5%, बिल्डिंग है 1 लाख की, और 1 लाख पर आपको दिखाना है 5% का डेप्रिसिएशन, तो ये आपका हो जाएगा 5000। तो इस तरीके से आपका थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज कहां आती है? डेबिट में। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से लॉस है। तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 10,000 के, ठीक है। सो आपका फोर्थ पॉइंट भी क्या हो गया? कंप्लीट होगा। फिफ्थ पॉइंट में तो आपको रेशियो, न्यू रेशियो बता रखे, तो फिफ्थ पॉइंट की जरूरत भी है। सिक्स पॉइंट में कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन ए रिटायरमेंट वाज 3 लाख। इसका यूज हमने जो रिटायरिंग पार्टनर था उसकी गुडविल कैलकुलेट करने में निकाल दिया था। तो हमारे सारे पॉइंट खत्म हो गए थे, फिर हमें प्रिपेयर जनरल एंट्री कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये होगा 10,000, 15,000, 15 और 30 45,000, 45 और 10 55,000। कितना हो गया? 55,000 रुपए, 55,000। तो ये भी हो गया हमारा 55,000। तो इस क्वेश्चन में हमारा आ गया टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू सॉरी बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर हम 55,000 में से 850 माइनस कर देंगे तो 0, ये हो जाएगा हमारा 54,150। कितना आ जाएगा हमारे पास? 54,150, ठीक है। 0 1 54,150। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ए में, बी में, सी में, तो कैलकुलेट करके देखते हैं ए में कितना आ जाएगा? 54,150 का। ये भी हमारा जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में करेंगे, 5/10। तो इसका हो गया आपका 57072, ठीक है। तो होगा आपका 27075, ये ए का हो गया। बी का करेंगे हम 54150 का 3/10, 0 से 0 कैंसिल, तो इसको करेंगे हम 54216, तो यहां 16245, ठीक है। और सी का करेंगे हम, सी का करेंगे 15150 का 2/10, तो 2 5 जाए 10, 2 1 जाए 2 3, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 10,830। तो इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करना है, और ये आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो और समझ लो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछें, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। बट मेन चीज उसने कहा था कि आपको एंट्री करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री करनी हो तो मैं इसको कैसे जनरल एंट्री कर सकता हूं? मान लो 7th एंट्री करनी है मेरे को, मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री कैसे करोगे। आप अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर करते हो तो आपके लिए हेल्प है। अगर आपको डेबिट की एंट्री करनी है तो आप रिवैल्यूएशन को क्या लिखोगे? डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट साइड में लिखोगे। और जो एक नेचर की, अगर आप देखोगे तो ये पहले चारों एक नेचर की है, सारे एसेट है, तो उन एसेट्स के नाम लिख लो। 2 पेटेंट्स, आप इन सारे को सिंगल सिंगल एंट्री में भी कर सकते थे, बट क्योंकि ये सारे एक नेचर के हैं तो आप एक साथ भी कर दोगे, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपके पास। 2 मशीनरी अकाउंट, और 2 हो गया आपका ये बिल्डिंग अकाउंट। इसको मैं जो सन्ड्री क्रेडिटर, इसको मैं सेपरेट करूंगा क्योंकि इसका जो नेचर है थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको सेपरेट करा जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका पेटेंट 30,000 का, 2500 का आपका स्टॉक है, मशीनरी है 7500 की, और आपके पास 5000 का बिल्डिंग है। तो टोटल मिला के हम रिवैल्यूएशन में कितना करेंगे? 10 15 45,000। कितना हो जाएगा? 45,000। इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स करोगे। अब हम रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए क्या करें? थोड़े से स्पेस की दिक्कत है, तो मैं आपको थोड़ा यहां पे करवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको कर देते हैं 8th एंट्री। 8th एंट्री, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेस की वजह से मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। सो क्वेश्चन को थोड़ा मैंने साइड कर दिया। एक एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसमें हमारे पास आ जाएगा कितना 10,000 10,000 10,000 और 10,000, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है ये एंट्री हमारी इसके अंदर रिकॉर्ड होगी। ओके, सो ये हमारा हो गया 8 पॉइंट। सो अब हमारा 8 पॉइंट एक जर्नल एंट्री भी हो गई है, ठीक है। हमने ये जर्नल एंट्री कर दी। अब हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्री कौन सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कैसे करेंगे हम, मैं यहां पर 9th एंट्री कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा छोटा करूंगा तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो इसको जब हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो रीवैल्यूएशन हमें क्या करना पड़ता है क्रेडिट में, और जो भी क्रेडिट वाली आइटम उसको डेबिट में करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे प्रोविजन, मैं सिर्फ प्रोविजन लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, और अमाउंट में डालेंगे 850 और यहां पर भी कितना डालेंगे 850, ठीक है। सो आप 9th एंट्री भी करोगे और 10th एंट्री भी ऐसे होगी। 10th एंट्री कैसे होगी, 10th एंट्री हमारे पास होगी, इन तीनों को डेबिट करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो जितना भी टोटल था 54150 और इनके बगैर 27075, 16245 और 10830। तो ये आपकी 10th एंट्री भी हो गई है, जो हमने जर्नल एंट्री किसके थ्रू बनाई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बनाई है। तो ये तो सारी आपकी क्या हुई, जर्नल एंट्रीज हो गई। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना देख लिया हमने, और उसके थ्रू हमने जर्नल एंट्री कर लिया। जर्नल एंट्री का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री बोली है। और अब लास्ट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या क्या अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू होगा उसको देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक ही स्टार्ट हुआ था, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो मैं होप कर रहा हूं आपने वो स्टार्टिंग में नोट डाउन कर लिया था। तो अब एक एक करके देखेंगे कि उसका कितना, रिटायरिंग पार्टनर का कितना अमाउंट ड्यू होता है, ठीक है। सो मैं इसको रफ कर देता हूं, और ये सारी चीजें यूज होंगी। देखो ये सारी चीजें यूज होंगी, ये यूज होगा, बल्कि मैं आपको यहां पर बनाता हूं इसके नीचे, क्योंकि काफी चीजें मेरे काम की होने वाली है। तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, क्या क्या होगा। सो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना, अब हमें बनाना एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए कौन था, रिटायर हो गया था, तो उसको कितना अमाउंट ड्यू कराएगा वो देखा जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, हमारे को यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हमें उसका बैलेंस लिखना है। तो बाई बैलेंस बीडी, जो उसका बैलेंस है ए का कितना है 1,50,000, कितना है 1,50,000। दूसरी चीज, आपने एक जर्नल एंट्री पास करी थी, क्या पास करी थी, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट 20 टू 1.5 लाख 30,000 और 1,20,000, 1,20,000। ये आपने एक एंट्री पास करी थी, ठीक है। ये एंट्री पास करी थी किसकी, गुडविल की एंट्री थी, रिटायरिंग गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या कर रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है ना, तो एक को क्रेडिट करेंगे, बट नाम इन दोनों का आएगा, बी कैपिटल अकाउंट और बाई सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना टोटल तो होगा 1,50,000, बट बी से कितना लिया 30,000 लिया, और सी से कितना लिया 1,20,000 लिया। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा, ये गुडविल का जो उसको मिलना था गुडविल का शेयर, वो उसके हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है, गुडविल का शेयर दे दिया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम देखेंगे कोई रिजर्व थे, रिजर्व का उसका शेयर बांट देंगे। जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व टोटल कितने का था, जनरल रिजर्व था टोटल 30,000 रुपए का, ठीक है। तो जो जनरल रिजर्व का उसका हिस्सा बन रहा था वो कितना आ रहा था, 15,000। अगर आपको याद है इसका हिस्सा कितना आ रहा था, 15,000 जनरल रिजर्व, है ना, आपने नोट डाउन कर रखा है, मेरे को याद है। अब और क्या बनता है, अच्छा एक लॉस भी है, लॉस कितने का, 25,000 का टोटल लॉस है, उसका शेयर कितना आया था, 12,500, 12,500। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500, ठीक है जी। अच्छा रिवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस पार्टनर की कैपिटल को कम करता है, तो रिवैल्यूएशन लॉस कितना दे रखा है, रिवैल्यूएशन लॉस ए का 27,075, ठीक है। और चीज देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं देना, हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम टोटलिंग कर लेंगे कि कितना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो अब बैलेंस करो, ये हो गया आपका 1,50,000, 1,50,000 और 3 लाख, 3,15,000, कितना होगा टोटल, 3,15,000, 3,15,000। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0 वाली वैल्यूज दे रखी है। अब हमारा आ जाएगा एम लोन अकाउंट, सॉरी एज लोन अकाउंट है, एज लोन अकाउंट, क्योंकि अब तो उसकी कैपिटल नहीं होगा ना, अब जब वो रिटायर हो रहा है तो उसका अमाउंट ड्यू होगा फर्म की तरफ से, फर्म की तरफ से रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू होगा, तो ये लोन अकाउंट माना जाएगा। सो अब इसका लोन अमाउंट कैसे निकालेंगे, 3,15,000 में से पहले इन दोनों को सम करते हैं, 12,500 27,075, तो हो गया, तो इसको हम टोटल में से लेस कर देंगे, 3,15,000 में से हमने इसको लेस कर दिया 39,575, तो ये होगा 275, कितना आ गया, 275,425, 275,425। इतना अमाउंट क्या करना है, इतना अमाउंट ड्यू हो गया है, जो कि किसको पे करना है, ये पे करना है हमें ए को, जो कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। बस एक एंट्री और पास करनी है, इसकी एक एंट्री पास करनी है, क्योंकि अब जो रिटायरिंग पार्टनर है पहले उसको हमने क्या करा होगा, मतलब अब इसको हम, ये हमारे तरीके से लायबिलिटी क्रिएट होगी ना। अब क्योंकि ए लायबिलिटी हमारी खत्म करके हम लोन की लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ए की लायबिलिटी खत्म होकर कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ए की लायबिलिटी। सो मैं आपको इस एंट्री को, जो हमारी कितनी 10 एंट्री है ना, सो मैं इसको मिटा के 11वीं एंट्री बता देता हूं आपको। 11वीं एंट्री क्या होगी हमारी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 275,425, 275,425, ठीक है। ये आपका क्या है, फाइनली 11th एंट्री हो जाएगी, और इस एंट्री के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो एग्जाम पर्पस के लिए, तो आपका रिटायरिंग पार्टनर में से कुछ नहीं छूटने वाला, आप इसको अच्छे तरीके से कर लो। सो आपका रिटायरिंग पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।